वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरल नेटवर्क की एक और एप्लीकेशन सीखेंगे जिसका मतलब होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जो होती है उसका सिंपल सा अगर मतलब निकालें तो कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, लेकिन प्रेडिक्शन जो होता है वो थोड़ा जनरल टर्म होता है। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि जिसकी फोरकास्टिंग बेहतर, उसके पास आने वाले टाइम के लिए फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं वो सारी बेहतर। मतलब एग्जांपल लूँ अगर मैं, कि अगर कोई वेदर को बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर पाता है, इसका मतलब वेदर फोरकास्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब फोरकास्टिंग का मतलब यही होता है कि फॉर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि पहले कर लेना है। आपको जो भी काम करना है वो पहले करना है। मतलब जितनी भी कास्टिंग करनी है वो सारी पहले करनी है। कास्टिंग मतलब जितनी भी चीज़ों का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है कल के लिए, वो आज करना है आपको। अब ये फोरकास्टिंग जो होती है, इवन हम छोटी छोटी चीजों के अंदर करते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना, वो छोटी छोटी चीजों के अंदर फोरकास्टिंग करता है। जैसे हम घर से निकले, अगर हमें पता है कि सर्दियों का सीजन है तो हम कुछ लिहाफ या कोई जैकेट या स्वेटर या कुछ भी ऐसी चीज, ब्लेजर ब्लेजर हम डाल के निकलेंगे। अगर हमें लगता है कि बारिश का मौसम है तो हम छाता या रेनकोट या जो भी है, या हम टू व्हीलर से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे। कुल मिला के फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि कुछ डेटा, कुछ अंदाजा, कुछ ह्यूरिस्टिक्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनसे आप क्या करते हो, और एक अंदाजा, एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो। और वो कंक्लूजन जो होता है वो आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है कि आप फ्यूचर में आगे क्या करने वाले हो। मतलब आज पे ना देखें, फ्यूचर पे देखें। मतलब जैसे कि मार्केट में जॉब्स कैसी हैं, एम्प्लॉयमेंट देखें आप, कि कोई सी एक ब्रांच है जो कि नई खुली है और उसमें अभी एडमिशन्स नहीं हो रहे, उसमें लोग बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। ज़्यादातर आईआईटीज़ के अंदर या एनआईटीज़ के अंदर जो ट्रेंड फॉलो होता है वही ट्रेंड हमारे दूसरे कॉलेजेस में फॉलो होना चालू हो जाता है। तो आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड, सब में क्या होता है, एक ट्रेंड होता है। ट्रेंड ये होता है कि एक कोई ब्रांच अगर इंट्रोड्यूस होती है ना, तो उस ब्रांच की तरफ लोग जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फॉरकास्टिंग करते हैं। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम 4 साल बाद इस ब्रांच का क्रेज आएगा तो हम उस क्रेज के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। भले ही अभी उसको बोला जाएगा कि भाई अब जैसे वो ये ब्रांच में कोई एडमिशन नहीं ले रहा, फिर क्यों ले रहा हूँ। लेकिन वो बंदे जिन्होंने फोरकास्टिंग करी होगी ना, वो 4 साल बाद बहुत अच्छे पैकेज पे होंगे और वो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा अर्न करेंगे। और आप भी जानते हो कि एक बार यदि कोई अर्न करना स्टार्ट करता है तो जो करियर में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये एक छोटा सा नमूना दिखाया मैंने, एक छोटा सा प्रिडिक्शन का एक नमूना दिखाया, फोरकास्टिंग का एक नमूना दिखाया। अब इसमें फोरकास्टिंग में और भी बहुत सारे तरह की फोरकास्टिंग होती है। वेदर फोरकास्टिंग होती है, फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है। इवन आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो पाम देखते हैं उसको भी बोला जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो पाम देखते हैं, जो आपके पंडित जी होते हैं, वो लाखों की लकीरों को देखते हैं और लकीरों के बाद आगे का फ्यूचर बताते हैं कि होने क्या वाला है। एक्चुअली ये भी मैथमेटिक्स ही है और इसके अंदर भी जो उन्हें डेटा मिलता है, जो डेटा वो पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते, जो डेटा उन्हें मिलता है उसके हिसाब से वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, उसमें कभी कभी गलत भी हो जाता है, कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारी मशीन जो है वो गलतियां थोड़ी कम करेगी। और अगर करेगी भी तो हम उसको इतना सिखाएंगे कि वो गलतियां कम से कम करना चालू कर दे, और इतनी कम से कम करना चालू कर दे कि ऐसा लगे कि वो फ्यूचर बिल्कुल सही बता रही है। अब फोरकास्टिंग का मतलब सिर्फ प्रिडिक्शन बनाना नहीं होता। फोरकास्टिंग असल में रोड मैप भी बताता है आपको, पूरे आगे से लेकर पीछे तक का। अब मान लीजिए मैं एक मोटरसाइकिल कंपनी का एक मालिक हूँ। अब मुझे मालूम है कि वो मोटरसाइकिल जो मैं बनाता हूँ वो तकरीबन 5 ब्रांड्स के अंदर मैं डील करता हूँ। 5 बाइक्स, 5 तरह की बाइक्स है मेरे पास, और पांचों बाइक्स का रेवेन्यू अलग अलग है। पांचों बाइक्स में अलग अलग रेवेन्यू जनरेट करता हूँ मैं, और पांचों बाइक्स को अलग अलग टाइप के कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ जो है वो 15-16 साल के, मतलब जो वो होते हैं उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ 16 से लेके 22 तक के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ 22 से लेके 30-35 तक के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज फैक्टर मैंने अलग अलग तरह की बाइक्स बना रखी हैं। और मैं असल में इसका रिकॉर्ड कि कौन सी बाइक कितना बिकी, रोज का रोज मैं रिकॉर्ड लेता हूँ। वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। हमने ये चीज पढ़ी है डेटाबेस के अंदर, कि डेटाबेस में एंट्री होती है जब भी कोई मॉल में आप कोई सामान खरीदते हो और वो क्यूआर कोड जब स्कैन होता है तो वो डेटाबेस में एंट्री होती है। लेकिन जो उस मॉल का मालिक है, अगर उसे साल भर में उसने कितना
बटर बेचा, अगर उसे ये पता करना हो और हमें बटर आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये टेक्निक अगर फाइंड आउट करनी है तो ये फ्यूचरिस्टिक बात हो गई कि उसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करना है कि यार ये मॉडल की गाड़ी जो है, ये मॉडल की जो मान लीजिए कोई सी ऐसी बाइक है इसके पास, तीसरा नंबर की जो बाइक है, उसकी जो सेल है वो हर साल जो है वो गिरती जा रही है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस जैसी मार्केट में कोई और उनका कॉम्पिटिटर आ गया हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये 3 नंबर की जो गाड़ी है ना, ये बिक नहीं पा रही। तो इसका एक हर हर क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू देखेंगे, और अगर रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा होगा, गिर रहा होगा नीचे की तरफ, तो तुरंत ये कंपनी क्या करेगी, या तो इसका पाइवट वर्जन लॉन्च करेगी। पाइवट मतलब एक छोटा सा चेंज करके उसको नया बना देना। तो या तो पाइवट लॉन्च करेगी इसका, या समझ में आ जाएगा कि नहीं पाइवट से भी कुछ नहीं होना, और पाइवट में तो और बल्कि उल्टे पैसे लग जाने अपने, तो उस मॉडल को ड्रॉप कर दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये कंपनी जो है ना, ये अपनी खुद की 2 गाड़ियां जो है उनमें भी कंपैरिजन इतना हो जाता है कि एक गाड़ी बंद करनी पड़ती है। मारुति सुजुकी जैन किसी जमाने में बड़ी अच्छी गाड़ी हुआ करती थी, फिर ऑल्टो आई, दोनों एवरेज वाली गाड़ी थी और सेम तरह के कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही थी, बंद करना पड़ी मारुति जैन। जैन पुरानी थी, बंद कर दी। फिर देखा जाए तो ऑल्टो को भी बंद करना पड़ा, ऑल्टो 800 निकाल दिया। अलग अलग तरह के जो ये लोग कर रहे हैं ना काम, ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं, मतलब आप किसी शोरूम के अंदर घुसेंगे तो आपको शोरूम के अंदर वही गाड़ियां मिलेंगी, एक टाइप की, एक सिंगल कार, जो कि आपको इस शोरूम के लिए स्पेसिफिक है। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए तो दूसरा साइड में दूसरी कंपनी का शोरूम वहां जाना पड़ेगा, उसी कंपनी के अंदर तो कंपटीशन उसका मौजूद आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब ये जो बात मैंने बोली ना, ये बात बेसिकली क्या करती है, ये फोरकास्टिंग से आती है। यहाँ पे लगती है डेटा माइनिंग की एल्गोरिथम। जो डेटा माइनिंग की एल्गोरिथम जो है वो लगती है पे, डेटा वेयर हाउस पे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ उसमें, डेटा वेयर हाउस पे। डेटा वेयर हाउस के अंदर वो डेटा होता है जो कि पूरे इंडिया के अंदर ये बाइक कितनी बिकी है उसका डेटा स्टोर होगा, और पिछले 10 साल से मैं यही बाइक बेच रहा हूँ तो 10 साल का डेटा होगा। उस पूरे क्लासिकल डेटा को, हिस्टोरिक डेटा को मैं लूंगा और उस पर माइनिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा। डेटा माइनिंग करने के बाद मुझे पता लग जाएगा कि मुझे अपनी सेल को रेस करना है तो मुझे क्या क्या फैसले लेने पड़ेंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि कोई बुजुर्ग से आप कोई सलाह लेते हो तो वो क्या करते हैं, अपना पुराना हिस्टोरिक डेटा और पुरानी चीज़ों को सब कंक्लूड करके आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक लेके जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आपका डेटा माइनिंग टेक्निक जितनी है वो सारी की सारी क्या करती है, डेटा वेयर हाउसेस को एक्सेस करती है, और एक्सेस करने के बाद आपको किसी एक कंक्लूजन पर ड्रॉप करती है कि ये 3 नंबर की गाड़ी को बंद कर दिया जाए या नहीं। तो एक्चुअल रिजल्ट जो होता है प्रिडिक्शन का, फोरकास्टिंग से आता है। हाँ, प्रिडिक्शन में बार बार यूज कर रहा हूँ वर्ड, लेकिन प्रिडिक्शन हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, बिकॉज प्रिडिक्शन एक जनरल टर्म हो जाती है। प्रिडिक्शन इज प्रिडिक्टिंग एवरीथिंग, लेकिन फोरकास्टिंग जो है एक फ्यूचरिस्टिक टर्म है, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी चीज को आज देखो, उसका जो गुजर गया कल देखो, और उससे आने वाला कल कैलकुलेट करिए। यही होता है कुछ इस तरह से। मतलब इवन किसी भी सिनारियो में आप देख लें, आप जैसे मेडिकल साइंस में देख लें, तो मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ब्रेन की इमेजेस लेके वो कंपेयर कर सकते हैं कि पुराना प्रीवियस डेटा से कि आपके जेनेटिकली आपको कौन सी बीमारी है जो पकड़ने वाली है। और होता है ऐसा कि जेनेटिकली जीन्स में जो बीमारियां होती हैं जो आपको परिवार से मिलती हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहती हैं और वो सालों साल नहीं छूटती। बहुत ऐसा होता है कि भाई 80% लोगों का तो वही हो जाता है, लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको वो प्रॉब्लम नहीं होती सेम, तो वो कोई और प्रॉब्लम से उनकी डेथ होती होगी। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर एक प्रोडिक्शन लगाता है कि अगर आपको, जैसे आपने, आपकी तबीयत खराब हुई, आप गए डॉक्टर के पास, आपने पूछा कि बताया कि साहब मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा पूछेंगे कि आपके फादर को भी थी। वो बोलेंगे कि हाँ मेरे फादर को भी थी और उनके फादर को भी थी। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि बीमारियों का भी फोरकास्टिंग करना चालू कर देते हैं। इलाज करें नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपर्ट सिस्टम भी यही करता है कि इन्फ्लुएंसिंग करके ये निकालने की कोशिश करता है कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से क्या कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। और हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में नया कंक्लूजन ड्रॉ करने की फिराक में है। और फोरकास्टिंग जो होती है वो बेसिकली 4 टेक्निक्स की तरह होती है। 4 टेक्निक्स में हम, इसमें पहली जो टेक्निक होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन टेक्निक। स्ट्रेट, हम अभी सारी टेक्निक देखेंगे एक एक करके। स्ट्रेट लाइन टेक्निक जो पहली टेक्निक होती है। दूसरी टेक्निक होती है मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज। तीसरी टेक्निक होती है इसके अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और आखिरी होती है चौथे नंबर पे जो होती है, चौथे नंबर पे होती है मल्टीपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
ये चारों तरह की रिग्रेशन जो टेक्निक्स होती हैं, ये चारों तरह की टेक्निक्स अलग अलग स्टाइल में काम करती हैं। तो ये चार तरह के जो होते हैं हमारे पास फोरकास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, हम एक एक करके समझेंगे ये चारों टेक्निक्स क्या बोलती हैं। खैर, मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंपनी है जिसका हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेवेन्यू जनरेशन जो है उनका कुछ इस तरह से है कि हमें फोरकास्टिंग करके देनी है। और अगर हम मान लीजिए कि हम स्ट्रेट लाइन टेक्निक यूज करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन टेक्निक तो मतलब ये है कि आपने क्या है, सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका। तरीका क्या है, तरीका सुन लीजिए। तरीका ये है कि आपको सिर्फ एक परसेंटेज पे सेट कर लेना है अपने आप को कि 4%, 4% इस साल है तो अगले साल भी 4 होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से 4 4 4 4% ही आ रहा है। तो हम 4% के हिसाब से उसका क्या करेंगे, हर ईयर का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे और बता देंगे कि भाई तुमने पिछले 10 साल से 4% के हिसाब से चले हो, तो आने वाले 10 साल या 15 साल के अंदर भी तुम 4% के हिसाब से इतना पैसा कमा लोगे सिर्फ। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेट लाइन फोरकास्टिंग। सेकंड आती है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो होता है, मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है कि आप एवरेज वैल्यू निकालते हो। एवरेज मूविंग एवरेज जो होता है वो दो तरह से होता है, या तो 3 मंथ का, या तो 3 मंथ का, या फिर 5 मंथ का, 5 मंथ का। तो जो भी उसका हर मंथ का रेवेन्यू आया होगा, अगर 3 महीने का आप एवरेज निकालेंगे या 5 महीने का, जो भी टेक्निक आप फॉलो करना है वो टेक्निक आप फॉलो करके, और उसका एक, जैसे मान लीजिए 5.7 आपने निकाला, और या 5 महीने के हिसाब से निकालोगे तो शायद आपका 4.9 आया। तो जो भी आपने एवरेज फैक्टर निकाला उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर लेते हो अगले 5 महीने का। और तकरीबन शायद ये वाला कुछ ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हर कंपनी जो है, हर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, कोई सी भी लेवल की हो, किसी भी तरह की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे कंप्यूटर्स की हो, चाहे सॉफ्टवेयर की हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी, वो लोग क्वार्टर में बिलीव करते हैं, हर एक क्वार्टर में कितना उनका फायदा हुआ। मतलब ज्यादातर मैंने जो सुना है वो क्वार्टर इन्वेस्टमेंट, क्वार्टर के अंदर उनका रेवेन्यू कितना जनरेशन हुआ, क्वार्टर में कितना लॉस हुआ, ये सारे जो चीजें होती हैं। और क्या करते हैं, इस क्वार्टर के अंदर अगर नुकसान हो गया ना, तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या करते हैं, फिर वो अपनी टेक्निक्स को और चेंज करते हैं, जो भी गलतियां उनसे हुई है इस 3 महीने में उसको बदलते हैं, और कम से कम साल भर का इंतजार नहीं करते हम नुकसान खाने के लिए। वो नुकसान ना हो इसलिए क्या होता है, मूविंग एवरेज जो है वो उससे तीन तीन महीने का लिया एवरेज, फिर अगले 3 महीने का एवरेज लिया, और ऐसा करते करते आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, जिससे पूरे साल का एवरेज अच्छा निकल आता है। किसी क्वार्टर में अगर खराब परफॉर्मेंस रहा भी है तो भी अगले क्वार्टर में उसको सुधारने की कोशिश करी जाती है। उसके बाद होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है कि रिग्रेशन एक ऐसा टूल है जो कि खूब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रिग्रेशन में क्या होता है कि दो चीजें जो होती हैं, मतलब उसमें से एक चीज जो होती है वो दूसरी चीज को इम्पैक्ट करती है। एक चीज जो होती है वो दूसरी चीज को हमेशा इम्पैक्ट करेगी, मतलब एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी। देयर इज व्हाट वी कॉल रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें तो एक तरीका होता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ये बोला मैंने कि वो कंपनी का जो रेवेन्यू था और उसने एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, एडवर्टाइजमेंट्स में उसने रेडियो एड्स दिए और उसने पैसा खर्च करा। तो आपने क्या करा, सिंपल लीनियर है तो जो भी एड का पैसा आया, जैसे मान लीजिए एड में उसने करा 2.5 CR खर्च, ठीक है, और उसका जो कमाई थी वो थी 2.5 CR। तो आपने सिंपल से मान के चला कि साहब वो तो जितना भी कमाते हैं उसका 2.5 CR जो है वो उसमें चला जाता है, और बाकी बचा हुआ जो होता है उनका रेवेन्यू होता है। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा ही 2.5 पे खर्च करेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमेशा 12.5 ही कमाएंगे। हो सकता है कभी 15 CR भी कमा ले या 20 CR भी कमा ले। तो ये होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जो कि कम यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो जो भी आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया था कि भाई 2.5 CR खर्च करोगे तभी आपका काम बनेगा, तो ऐसा नहीं है। आप हर क्वार्टर में इसको चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फोरकास्टिंग जो है वो और बढ़िया हो जाती है, जिसके अंदर आपका प्रमोशन का कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट, रेवेन्यू, सारे वेरिएबल्स को एक साथ रखा जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा चार्ट बना के और कंपनी वाले क्या करते हैं, आगे का फोरकास्टिंग करते हैं। हम देखिए मेन टारगेट हमारा क्या है, फोरकास्टिंग। इसके ये जितनी भी चीजें पढ़ाई, इनके टूल्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर जिसको कंपनीज यूज कर रही हैं। जो कंपनीज के अंदर बड़े बड़े बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बड़े बड़े, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी के अंदर हमेशा ऐसे ही लोग मिलेंगे जो, जैसे डेवलपर है तो डेवलपर ही डेवलपर है सब, नहीं। डेवलपर एक छोटा सा एक तबका होता है, उसके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो बिजनेस को आगे फ्लोट करते हैं। एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो कि फोरकास्टिंग पे निगाह रखते हैं, कंपनी को डूबने से पहले बचा लेते हैं। वो कंपनी को एक ऐसा सहारा देते हैं, वो पहले से इन्वेस्टर की व्यवस्था बना के रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मार्केट खराब आने वाला है या हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी सॉफ्टवेयर की, या जो भी जिस भी तरह। मैं तो सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, अदरवाइज जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सबको पता है। आप खुद बताइए कि
जब दिवाली की वो आते हैं, त्योहार आते हैं, दिवाली का छुट्टियां का टाइम आता है, धनतेरस आती है, सब कंपनीज को मालूम है, हर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मालूम है कि हमारी गाड़ियां बिकनी होंगी। तो जो भी गाड़ियों के प्लांट्स बने हुए हैं, कहीं कर्नाटका में बने हुए हैं तो कहीं चेन्नई में बने हुए हैं, सब कंपनीज अपने अपने प्लांट में क्या फोन करके ये नहीं बोलती होंगी कि भैया कोई भी एक्स वाली गाड़ी जो है वो थोड़ी ज्यादा बना लेना, क्योंकि हमने पिछले साल बुकिंग ज्यादा आ गई थी और गाड़ियां कम बनी हुई थी, इसलिए ऐसा ना हो कि कस्टमर हमारा ऑप्शन छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन ले ले। इसीलिए हम क्या करो कि अपन गाड़ियां पहले ही बना लो, और पहले ही बना लो, और कितनी बनाना है उसमें ये भी नहीं कि कितनी बनाना है तो बहुत सारी, जितनी बना सकते हो उतनी बना लो, फिर वो नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग आगे की पीछे की हो जाएगी, गाड़ियां बिकेंगी नहीं। तो उसमें भी ये देखा जाता है कि किस किस शोरूम से कौन कौन से कस्टमर बिना गाड़ी के लौटा और उसने अपना ऑप्शन चेंज करा। इसलिए उनकी रिटेंशन टीम क्या करती है, बार बार फोन लगाती है। अगर आपने गाड़ी मान लीजिए हुंडे की पसंद कर रहे थे, क्रेटा, और जाके आपने अगले दिन किया कि सेल्टॉस ले ली बिकॉज क्रेटा अवेलेबल नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड भी हुंडे के पास होगा, और हुंडे क्या करेगा, अगली बार आप जैसा कोई कस्टमर उनको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसकी तैयारी करेगा। ये जो फोरकास्टिंग करते हैं, ये फोरकास्टिंग का मैंने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी अप्स एंड डाउन आते हैं टाइम के साथ। और टाइम के साथ ये मतलब जैसे कि मुझे मालूम है कि रेनकोट बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत कब करती होंगी, गर्मियों के सीजन में, क्योंकि गर्मियों के सीजन में वो डिस्पैच करती होंगी, क्योंकि गर्मियों के सीजन के जस्ट बाद बारिश का मौसम आता है और लोग रेनकोट्स खरीदते हैं या अम्ब्रेला खरीदते हैं। तो वो इस टाइप के जो मौसम होते हैं उसके हिसाब से वो अपनी क्या करते हैं, फोरकास्टिंग को प्रिपेयर करके रखते हैं। और ये बात तो सही है। इवन आप जब कॉलेज से पढ़ के घर जाते होगे तो आपकी मम्मी को मालूम होगा कि आप खाली पेट आए हो, तो वही फोरकास्टिंग करके खाना पका के रखती होंगी। ये छोटे मोटे फोरकास्टिंग तो हमारा दिमाग करता ही है। अब हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बनाया आपने, जो कि डिजायर्ड आउटपुट को जानता है कि डिजायर्ड आउटपुट क्या है। मम्मी को मालूम है आप क्या खाना खाने वाले हो, डिजायर्ड आउटपुट पता है। वो जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है वो रिग्रेशन करके, मतलब ये टेक्निक इस्तेमाल करके फोरकास्टिंग को अंजाम देता है, और फोरकास्टिंग उससे हो जाती है। तो फोरकास्टिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ नमूने हैं जो कि जगह जगह अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, वो हम अभी कुछ डिस्कस करेंगे। फोरकास्टिंग सबसे पहले तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो पूरा पूरा डिमांड और सप्लाई और कस्टमर की डिमांड और कितनी मार्केट में सप्लाई जानी चाहिए उस पर डिपेंडेंट रहती है। इसलिए इसमें फ्यूचरिस्टिक होना बेहद जरूरी है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी डिमांड आई और आपके पास उसका सप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है। अगर ऐसा है तो आपकी गलती है, आपने फ्यूचर नहीं देखा कि इसकी डिमांड बढ़ने वाली थी, आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए थी। या फिर इसका उल्टा केस, डिमांड आई नहीं और आपने सप्लाई के लिए तैयार खड़े हो और आपने इतना सामान रख लिया जो कि अब बेचना आप चाहते हो तो बिक नहीं रहा, तो वही आपको नुकसान होगा। तो दोनों कंडीशन में, दोनों सूरत हाल के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपको हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना जरूरी है, हमेशा फोरकास्टिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। और पहले के जमाने में तो क्या होता था कि जो कंपनीज होती थी ना, ये कंपनीज जैसे सोप बनाने वाली कंपनी है या कोई अगरबत्ती बनाने वाली, ये लोग क्या करते थे, सिर्फ मार्केट की स्टडी करते थे, सिर्फ मार्केट की स्टडी करते थे और ये देखते थे कि हाँ भाई बम्बई के अंदर या दिल्ली के अंदर या कोलकाता के अंदर कितने हमारा सामान बिका, उसका एक हिसाब लेते थे, बही खाते के अंदर लिखा और उससे कैलकुलेट करा प्लस माइनस करके और एक आउटपुट ले लिया। लेकिन अब जब उनके स्टोर्स, उनकी जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो जब बढ़ गए और मार्केट जब ऐसा हो गया कि अब तो मॉल्स के अंदर मिल रहा है सामान, लोग इंटरनेट पर खरीद रहे हैं, तो अब इसका ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ से हम उन रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन करेंगे। और अगर चलो मेंटेन कर भी लिया तो कौन ऐसा होगा बंदा जो पूरे रजिस्टर और बही खाते पढ़ेगा और पढ़ने के बाद आपको बोलेगा कि आपको फलानी अगरबत्ती जो है उसको बंद कर देना चाहिए, वो जो एक्स वाई अगरबत्ती जो है उसको, उसकी क्वांटिटीज को बढ़ा देना चाहिए। तो ऐसा कोई मौजूद ही नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कि कोई भी कमोडिटी को इतना याद रख सके या इतना प्रोडिक्शन बता सके। उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, और बनाए भी पाइथन पे या केरास पे, जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाए, तो वो ऐसे बनाए जो कि आपको बता देते हैं। और वो जो बताएंगे वो किसी के इसलिए ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक चीज को फेवर करते हुए बताएंगे, वो बिल्कुल सही बताएंगे। उन्हें मालूम होगा कि कोलकाता में कितनी सप्लाई जानी है, उन्हें मालूम होगा कि चेन्नई में कितनी सप्लाई जानी है, और कितना मार्केट है, किस तरह का मार्केट है, वो भी स्टडी उसके पास होगी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या होती है कि इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के अंदर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका आगे जाके, जैसे बजट आता है जब, तो देखिएगा आपके बजट आने से पहले बहुत सारी चीजें, मतलब लोग कुछ नहीं तो पेट्रोल की पंप पे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कल ही बजट आएगा और कल ही शायद पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे।
और कुछ लोग और कुछ दूसरे सामान जो है उन्हें लगता है कि इस वाले बजट में ऐसा होने वाला, मतलब उनके अंदाजे हैं, वो कई बार वो अंदाजे सही भी बैठते हैं, वो अंदाजे सही बैठते हैं और वो लोग अपने पास उन सामान को इकट्ठा करके रख लेते हैं और बच जाते हैं। और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग तो वैसे भी हमें होनी ही चाहिए, हमें इवन हम हमारे वॉलेट में कितना पैसा है और हमें उस पर कितना स्पेंड करना है इस महीने, और हमें इस महीने अगर जैसे मान लीजिए कि 15 तारीख हो गई और अगले 15 दिन बचे और आपके पास अमाउंट कम है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग तो हमारे पास भी होती है। अगर यही इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कोई एक ई वॉलेट या कोई इस टाइप की चीज करने लगे तो वो कितना बढ़िया हो जाएगा। वो आपको ये बता देगा कि भाई आपके खर्चे इतने हो चुके हैं, आपका कंपनी का खर्चा इतना हो चुका है, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी हो चुकी है, आप प्लीज अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए आपको फेज 1 फेज 2 में जाना है अगर, तो प्लीज आप इस खर्चे को मिनिमाइज करिए, या जो भी आप इतना खर्चा है निकल के आया, आप चाहें तो एम्प्लॉयज को बोनस भी दे सकते हैं। इस टाइप की फोरकास्टिंग भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जब पैसे नहीं थे तब आपने बोनस बांट दिया, बाद में फिर आप उससे जो भी आपके फाइनेंसर होंगे उनसे मांगते फिर दो पैसा। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होना बेहद जरूरी है। अगले आती है अर्थक्वेक फोरकास्टिंग, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन तो देखिए एक इतना जरूरी एलिमेंट है, क्योंकि जापान में या किसी भी सिटी में जहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं, समंदर के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनके अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना रहे हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग में क्या होता है कि छोटा मोटा जो रेक्टर का जो 2-3 रेक्टर का भी अगर झटका आएगा तो उसको बिल्डिंग बर्दाश्त कर लेती है। इवन हर शहर के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हल्का फुल्का तो झटका महसूस हुआ ही होगा, लेकिन कुछ सिटीज ऐसी भी होती हैं जो कि बर्बाद हो जाती हैं पूरी, और पूरी खत्म हो जाती हैं, उनके अंदर पूरी बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी प्रिडिक्शन टीम सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, और कर भी लिया तो भाग नहीं पाएंगे। अब आप भागोगे कहाँ? अब आपने प्रेडिक्ट करा जिस दिन, उसके अगले दिन भूकंप आ गया, अब आप पूरा मकान उठा के तो कहीं चले नहीं जाओगे, तो उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन वो इतना कर लेते हैं कि अपनी जान को बचा लेते हैं। कम से कम एटलीस्ट ये होता है कि उनको, उनकी अगर प्रोडिक्शन टीम अच्छी है जो कि बता सके उनको 6-8 घंटे पहले कि भाई समंदर से ऐसी एक लहर चल रही है या ऐसा एक भूकंप चल रहा है या ज्वालामुखी फूटा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारे सिटी को नुकसान पहुंचेगा, तो आप लोग प्लीज इवैक्यूएट हो जाएं। तो इतना जरूर हो सकता है कि इवैक्यूएशन के बाद शायद कुछ काम बन जाए। उसके बाद जो अगली फोरकास्टिंग आती है वो आती है ईगेन फोरकास्टिंग। ईगेन फोरकास्टिंग बेसिकली बनाई जाती है एक बिल्डिंग के टेम्परेचर को नापने के लिए। मतलब अगर एक बिल्डिंग है जो कि आपने कहीं किसी जगह बना रखी है, बुर्ज अल खलीफा है, बुर्ज अल खलीफा इसलिए फेमस है क्योंकि दुनिया के सबसे टॉलेस्ट टावर है वो, ठीक है ना, या मलेशिया का पेट्रोनस टावर, वो ये जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि बड़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, उनके अंदर जब बिल्डिंग बनती है ना, तो वो बिल्डिंग की जो हीट है उसकी फोरकास्टिंग की जाती है कि उसके अंदर ढेर सारे एसीज लगे होंगे, बहुत सारे रूम हीटर्स लगे होंगे, बहुत सारे पंप्स होंगे, बहुत सारे वायरिंग केबलिंग, पता नहीं कितने कितने तरह के डिवाइसेस लगी होंगी, ऐसी डिवाइसेस जो आपने हमने देखी नहीं होंगी। लेकिन वो सारी डिवाइसेस जब हीटअप होंगी और गर्मियों का जब मौसम आएगा, तो सऊदी अरेबिया के अंदर जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी या दुबई में ज्यादा ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो वो बिल्डिंग सस्टेन कैसे करेगी? तो इसका प्रोडिक्शन होना जरूरी है, इसका प्रोडिक्शन होना बेहद जरूरी है। ये प्रोडिक्शन जो करवाती है वो करवाती है ई गेन फोरकास्टिंग, जिसके अंदर एक बिल्डिंग जो होती है, एक टॉल बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग जो है, उसके हीट को प्रिडिक्ट करके उसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाते हैं कि हीट ज्यादा ना हो बिल्डिंग के अंदर। अगर हीट होगी तो शायद परेशानी आएगी, और हो सकता है कि कोई बैटरी यूनिट या कोई पावर यूनिट जो है वो डैमेज भी हो जाए, फट भी जाए, तो इसलिए फायर का भी नुकसान होगा, एक वो रह सकता है कि नुकसान हो सकता है। तो इसकी फोरकास्टिंग के लिए वो लोग कूलेंट्स यूज करते हैं, वो लोग ऐसी जगह पे ऐसी गर्म सामानों को रखते हैं जहाँ पे इवन इवन जब हम कोई बड़ी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको एसी वाले कमरे में रखें, बिकॉज वो हीटअप ना हो। तो ये जो फोरकास्टिंग है ये हम पहले से ही कर लेते हैं। उसके बाद आती है एनर्जी फोरकास्टिंग। एनर्जी फोरकास्टिंग फॉर रिन्यूएबल पावर इंटीग्रेशन। अब रिन्यूएबल एनर्जीज जो होती हैं वो सारी की सारी कैसे निकाली जाती हैं कि उनको जो हमारे पास मौजूद है, जो जैसे मान लीजिए कोई थर्मल एनर्जी है हमारे पास जो मौजूद है, उसको आप कन्वर्ट करते हो किसी और एनर्जी में, उसको रिन्यू करते हो, मतलब जो वेस्टेज हो गया उसके अंदर से रिन्यू करते हो। अब मान लीजिए कि कोई एनर्जी प्लांट है, या सपोज इतना बड़ा एनर्जी प्लांट है, एनटीपीसी है, तो वहां पे एनर्जी जब बनती है तो क्या वो आगे का प्रोडिक्शन नहीं करते कि हमें इस एनर्जी को आगे जाके कैसे लेके जाना है, एनर्जी को हमें लिबरेट नहीं होने देना, एनर्जी को बर्बाद नहीं होने देना। तो वेदर वो जो सा भी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो या कोई भी टेक्निक या कोई भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो, उनकी फोरकास्टिंग बनी रहती है कि इस एनर्जी को कैसे घरों घर तक पहुंचाना है। अगला आता है फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर बड़ा आसान है कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया, वो क्रेडिट कार्ड लेने के बाद मैंने उस क्रेडिट कार्ड में ज्यादा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी नहीं, और समय पे उसको बंद भी करवा दिया, और
जो भी मैं मतलब मंथली उसका जो भी रेंटल आता था मैं उसको भरता गया, और कभी ऐसा लोन नहीं लिया, सिविल स्कोर भी अच्छा, और जो भी कुछ अगर लिया भी, अगर गलती से भी ले लिया तो उसको जल्दी से टाइम पे अदा कर दिया, 1 रुपए की भी पेनल्टी नहीं खाई। अब जब फोन वाले जो हैं, दे फोन पे फोन फाइनेंस वाले करे जाते हैं, करे जाते हैं, करे जाते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए एक अंदाजा लगा के बैठे हैं कि यार ये बंदा जो है ये हमारे अच्छे कस्टमर साबित होगा, अगर इसको हम 5 लाख 10 लाख का लोन देते हैं, इसका क्रेडिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग करता है, तो इसका तो रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ही, तो ये टाइम पे जमा करेगा। लेकिन अगर मैं मान लो उसमें डिफॉल्टर होता और मैंने कुछ गड़बड़ करी होती, तो मेरे पास इतने फोन कॉल्स नहीं आते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डिफॉल्टर बने हो ताकि आप इन फोन कॉल से बच पाए, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे चक्कर में ना पड़े जिसमें आप आपका जो फाइनेंस फोरकास्टिंग है वो दिक्कत में आए, क्योंकि कभी आपको जरूरत मान पड़ेगी बैंक में जब जाएंगे आप लोन की, तो आपके सिविल स्कोर को और ये सारी चीजों को चेक करके ही लोन अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग फोरकास्ट करते हैं कि ये बंदा हमसे अगर 50 लाख रुपए लेके जा रहा है तो ये लौटाएगा भी कि नहीं लौटाएगा, ऐसा ना हो इंडिया छोड़ के भाग जाए। खैर मैं आगे कोई एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई फाइनेंस का फोरकास्टिंग कर रहा है, विच मीन्स कि वो आगे का प्रिडिक्शन कर रहा है कि हम इसको अगर लोन देंगे, फाइनेंस करेंगे अगर कोई चीज, तो ये रिटर्न वापस आएगी कि नहीं आएगी, उसके इंटरेस्ट समेत। तो ये होता है आपका फाइनेंस फोरकास्टिंग। तो लैंड यूज फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक अंदाजा लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक सिटी है, वो सिटी की आज कोई एक पर्टिकुलर आबादी होगी, उसकी कैलकुलेट करें हम तो 20 लाख 30 लाख या कुछ भी होगी एक आबादी। और जब सिटी डेवलप हो रही थी या जब नहीं हुई थी डेवलप, जब शुरुआत बिल्कुल हुई होगी उस सिटी की, तो 2-4 लाख आबादी होगी, धीरे धीरे बढ़ती गई। और उसके बाद हम ये बोले कि यार अब इस सिटी की आबादी जो है आज अगर 20 लाख है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, क्या उसके लिए हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्या उसके लिए हम एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करके वहां पे नगर निगम सीमा को आगे बढ़ा के वहां पे प्लॉटिंग करके या लोगों को बसा नहीं सकते? तो सरकार जो होती है वो ये चीज भी सोचती है कि लैंड यूज फोरकास्टिंग, कि क्या हमारे पास इतनी जगह है कि इतने लोग अकोमोडेट हो पाए। जैसे बॉम्बे या दिल्ली के अंदर देखें तो आप तो बड़े जगह कम है, उनका डेंसिटी जो है वो ज्यादा। आप जैसा आउटर में रहोगे ना तो आपको बड़े बड़े मकान दिखेंगे, लेकिन कहीं आप मेन सिटी सेंटर ऑफ द हार्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी रहोगे तो आपको मकान बड़े छोटे दिखेंगे, एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर खूब सारे लोग मिलेंगे। तो लैंड यूज क्या है कि लैंड यूज डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सिटी से दूर होते जाओगे, सिटी से दूर होते जाओगे, उतने बड़े बड़े मकान होंगे, उतनी डेंसिटी कम होगी, और धीरे धीरे करके ये सिटी का जो डायमेंशन है, जो डायमीटर है, ये भी बड़ा होता जाएगा। और एक टाइम में जो मकान आपने बनाया होगा किसी आउटर में, वो आउटस्कर्ट्स का मकान भी जो होगा वो शहर के अंदर काउंट हो जाएगा, और आउटस्कर्ट्स इससे और आगे सरक जाएंगे। तो ये जो और आगे सरक रहे हैं ना, ये एक्चुअल में फोरकास्टिंग का नतीजा है, क्योंकि सरकार वहां तक नगर निगम की सीमा भी बनाएगी, वहां पे पानी की सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जो भी चीजें जरूरी होता है किसी को बसाने के लिए, सरकार उसकी सारी कोशिश करेगी ताकि सिटी जो है उसका साइज बढ़े। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि डेंसिटी ज्यादा है, नहीं यार तुम यहाँ मत रहो, तुम चले जाओ यहाँ से, हम लोग फुल हो गए, यहाँ पे हाउसफुल है, तुम जाओ, ऐसा नहीं होगा। वो तो सिटी क्या है, एक्सपांशन होता है ना जो, तो उसकी फोरकास्टिंग पहले से ही होती है। और मैं अगर आप देखेंगे कहीं चेन्नई अगर आपको घूमने का मौका मिलेगा, तो चेन्नई जब चेन्नई नहीं था, छोटा सा मद्रास हुआ करता था, तब भी उसके अंदर फ्लाईओवर्स बने हुए थे, और आज भी वो फ्लाईओवर चल रहे हैं, विच मीन्स के उस सिटी की प्लानिंग जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छी कर दी गई थी कि ये सिटी 40 साल 50 साल या 60 साल बाद कितनी डेंस हो जाएगी, और इसीलिए शायद वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड है। नेक्स्ट आता है प्लेयर एंड टीम परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट। अगर मान लीजिए कोई आपकी टीम मेंबर है और उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप थोड़ा सा उसको दिलासा दोगे कि ठीक है भाई अगले मैच में कर लेना, लेकिन वो कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसको वो आउट ऑफ द फॉर्म है, तो आप उसी टाइम आपका टीम मैनेजमेंट फैसला करेगा, या तो आपको बाहर करेगा क्योंकि आप उसको बाहर नहीं कर रहे, या फिर उस टीम मेंबर को तो बाहर 100% करेगा, क्योंकि उन्हें अगली सीरीज हारनी नहीं है। उसके बाद देखेंगे अगली स्ट्रैटेजी क्या है। प्लस जो प्लेयर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल फिटनेस का ख्याल रखा जाएगा, उसके लिए हर चीज़ मौजूद रहेगी। तो ये जो फोरकास्टिंग है वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये प्लेयर जब जाएगा, पिच पे जाएगा, तो शायद ये फिर रन करके आएगा या फिर विकेट लेके आएगा, या जो भी करता है वो काम, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हो, तो ये प्लेयर एंड टीम परफॉर्मेंस जो है वो भी फोरकास्टिंग के जरिए चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोरकास्टिंग, आप देख लें सड़क पे, आप चौराहे पे देख लें, पॉलिटिकल फोरकास्टिंग करते हुए लोग मिल जाएंगे कि किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी नेता के लिए, किसी मंत्री के लिए कि भाई ये जीतेगा ये हारेगा। आजकल ये जितने मैं चीजें बता रहा हूँ ना, जो आप ये जो एग्जांपल दिए मैंने कि लैंड यूज हो रहा है तो कैसे होगा,
प्लेयर टीम परफॉर्मेंस कैसे होगी, एनर्जी की फोरकास्टिंग, फाइनेंस की, ये सारे के लिए न्यूरल नेटवर्क बन रहा है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने बताया ना कि बिल्डिंग के अंदर हीटअप हो रही है बिल्डिंग, तो उसके लिए भी एक न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म कर रहे हैं। और न्यूरल नेटवर्क क्या बता रहा है, आगे का बताता जा रहा है कि भाई ये आगे जाके ऐसा हो जाएगा, और आगे जाके ऐसा हो जाएगा, और आगे जाके इसकी ये शक्ल हो जाएगी। और जब ओरिजिनल डेटा आता है तो उसके अंदर फीड करते हैं तो वो थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। मतलब पहले तो आप क्या करते हो, ए बी सी 3 तरह का डेटा दिया, उससे आंसर निकाला डी ई एफ। तो डी ई एफ में जैसे अब डी परफॉर्म हो गया तो ए बी सी डी हो गया, तो इसका ई और एफ का आंसर और सुधर जाता है। कहने का मतलब ये, जैसे फिर ई परफॉर्म हुआ तो ए बी सी डी ई इनपुट्स में गया ओरिजिनल वाला, और एफ जो है उसका आंसर और अच्छा निकला। उस एफ के दम पे हम आगे जाके और फोरकास्टिंग कर लेते हैं, ई एफ जी एच आई जे के तक हम फोरकास्टिंग करते जाते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए ना, जितने भी अभी आपको बताए एग्जाम्पल्स, वो सारे एग्जाम्पल जो है वो क्या है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसी तरह से आप ये देखें कि ह्यूमन ब्रेन की इजाद है। लेकिन हमने उनको करा कैसे, उनको न्यूरल नेटवर्क के फॉर्म में करा। अब मैं जैसे पॉलिटिकल फोरकास्टिंग का बोलता हूँ, तो क्या आपको लगता नहीं है ऐसा कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज जो इलेक्शन रन कर रही हैं ये स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान नहीं देती होंगी? क्या ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपने पास हायर करके उसको डेटा डाल दें कि किस जिले में, किस तालुके में, किस ग्राम में, किस वार्ड में, और किस जगह पे इनको कितने कितने वोट मिले, वेदर जीते हारें डजंट मैटर, बट आपको क्या लगता नहीं है ऐसा कि इनके पास डेटा नहीं होता होगा? बिल्कुल डेटा होता है, इनके पास पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से डेटा होता है। और वो डेटा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कार्यकर्ता को आगे जाके, वेदर उस एरिया में कितने वोट्स हैं उनके लिए और कितने उनके फैन फॉलोइंग है, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज भी ये काम कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी बड़े बड़े लोगों को हायर कर रही हैं, और हायर करने के बाद उनसे ये काम करवा रही हैं कि वो बताएं उनको स्टैटिस्टिक्स को देख के कि उन्हें किस जगह पे ज्यादा काम की जरूरत है, किस जगह पे काम करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के पॉलिटिकल फोरकास्टिंग को हम पहले जो था, लोग जो मोहल्ले के बुजुर्ग होते थे या जो ज्यादा ज्ञानी लोग होते थे वो बताया करते थे, और नेता मंत्री उनसे पूछते थे कि भाई हम क्या करें बताइए आप। तो वो बताते थे कि तुम एक काम करो, फलानी जगह तुम्हारे झंडे कम लगे हुए हैं, फलानी जगह तुम्हारे पोस्टर कम लगे हुए, वहां लगवा दो। अब ऐसा नहीं है, अब सब कंप्यूटराइज हो गया, तो सारी की सारी चीजें फीडेड है कंप्यूटर के अंदर। उन्हें पता होगा कि यार यहाँ से तुम्हें 5 वोट ही मिलने हैं, काय को इस एरिया में जाके फालतू प्रचार प्रसार करो, अपना टाइम वेस्ट करो। तो इस टाइप की फोरकास्टिंग को पॉलिटिकल फोरकास्टिंग कहते हैं। अब पॉलिटिकल फोरकास्टिंग के बाद आती है प्रोडक्ट फोरकास्टिंग। प्रोडक्ट फोरकास्टिंग में सिंपली सी ये होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है या जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कंपनी स्ट्राइव करती है, तो सबसे पहले उसकी देखती है कि एंड यूजर कितने होंगे, एंड यूजर उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड यूजर अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट अपडेट आने के बाद, मतलब इवन उसका जो बीटा वर्जन जब लॉन्च होता है, बीटा वर्जन लॉन्च होने के बाद वो मार्केट में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये सारी फोरकास्टिंग करी जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ये ना कर पाए तो जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो फेल होता है। और वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने एक प्रोडक्ट निकाला जिसका ऑलरेडी कोई एक उस जैसा ही प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद था मार्केट में। बहुत कमी से ऐसा होता है कि स्विगी और जोमेटो दोनों चल पड़े, अदरवाइज हमेशा एक कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो कोई प्रोडक्ट का जो दूसरा कंपटीटर होता है वो हमेशा उससे जंग जीत जाता है और किसी तरह उससे आगे निकल जाता है और दूसरी कंपनी बंद हो जाती है उस प्रोडक्ट के, उस अकेले एक प्रोडक्ट की गलती के चक्कर में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि फोरकास्टिंग प्रोडक्ट की आपको ऐसी करनी है कि अगर उसका कॉम्पिटिटर कोई है भी मौजूद मार्केट में, तो आपको कोई ऐसा एक्स फैक्टर लेके आना है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में भी रहे, उसका भी रहे। अगर आपका थोड़ा सा खराब भी है तो भी उससे compete करके मार्केट में तो सस्टेन करे। इस टाइप की फोरकास्टिंग को बोलते हैं हम प्रोडक्ट फोरकास्टिंग, जिसमें आप प्रोडक्ट बनाने से पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब कर रहे हैं उसी टाइम पे मतलब एक पानी की मोटर बनाने की किर्लोस्कर कंपनी और दूसरी मोटर बनाने वाली शार्प नाम की कंपनी, दोनों चल रही है बढ़िया। आप 1 हॉर्स पावर की अगर मोटर इसकी खरीदेंगे तो 1 हॉर्स पावर की उसकी भी खरीद सकते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बुराइयाँ, कुछ ना कुछ गारंटी, कुछ ना कुछ वारंटी, कुछ ना कुछ रेट्स में हेर फेर होगा, और उनकी फोरकास्टिंग इतनी अच्छी है कि दोनों सक्सेसफुल कंपनीज है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि सक्सेसफुल कंपनीज नहीं है। जैसे किसी जमाने में याहू का बहुत नाम था, याहू मैसेंजर यूज करते थे, उन लोगों ने फोरकास्ट नहीं करा कि याहू मैसेंजर को कैसा रखना चाहिए। उसके बाद जो फिर जकरबर्ग ने करा वो सभी देख रहे हैं, जो बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री के वो कैसे मैसेंजर का खात्मा हुआ और कैसे किस तरह से याहू का भी देखा जाए तो अब याहू सर्च इंजन जो सबसे पुराना सर्च इंजन था उसको गूगल ने रिप्लेस करा। मतलब कुल मिला के वो फोरकास्टिंग सही नहीं कर पाए मार्केट की। इवन शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि नोकिया कंपनी जो थी
वो भी थोड़ा देर से फोरकास्ट कर पाई, इसलिए एंड्रॉइड पर ना आके वो अपने सिम्बियन ओएस को लेके बैठी रही। और जब सारी कंपनीज उस पर आ गई थी, एंड्रॉइड पे आ गई थी, उसके बहुत साल बाद 2014-15 में नोकिया ने सोचा कि मैं भी एंड्रॉइड फोन निकालूं। तो वो देर काफी ज्यादा हो चुकी थी, फोरकास्टिंग अच्छी नहीं थी प्रोडक्ट की। अगर उन्होंने फोरकास्टिंग की होती तो शायद जिस जमाने में नोकिया ने लोगों को फोन पकड़ना सिखाया था इंडिया के अंदर, उसी टाइम पे उनको 2009 2010 2008 जब जिस टाइम पे एंड्रॉइड आ रहा था, उस टाइम पे इनको आ जाना चाहिए था इस मार्केट में। मतलब वही फोरकास्टिंग टीम जो थी वो अच्छी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि एंड्रॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम है, हमारा सिम्बियन ज्यादा अच्छा है, और हुआ उसका उल्टा जस्ट। तो अगेन आपको मार्केट में रहना है, आपके प्रोडक्ट की रिलीज आ रही है, आपको प्रोडक्ट की रिलीज से पहले इवन रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो डे जीरो होता है, उस डे जीरो पे आपको आगे तक की प्लानिंग रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड, इसी से कनेक्टेड होती है सेल्स की फोरकास्टिंग। जो सेल्स टीम होती है वो क्या करती है, अलग अलग कंपनीज के सेल्स की टीम जो होती है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। उनको मार्केटिंग भी करनी होती है और सेल्स में जाके उनको सामान को बेचना भी पड़ता है। अब वेदर वो कोई ओएस हो, या वेदर कोई सॉफ्टवेयर हो, वेदर कोई पानी की मोटर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो स्कूटर बनाने वाली कंपनी हो, या कोई भी कार की कंपनी हो, उनकी सेल्स की टीम जो होती है वही फोरकास्ट कर लेती है कि किस रीजन में, इंडिया का सेंट्रल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ रीजन, किस रीजन के अंदर हमारे कौन से कस्टमर को हमें कैसे लुभाना है जिससे हमारी सेल्स का ग्राफ जो है वो हमेशा आगे बढ़े, और हम इसको कैसे आगे मैनिपुलेट करते करते 5 साल का हमारी फोरकास्टिंग क्या है, हमारे 5 साल के टारगेट्स क्या है जिसको हमें अचीव करना है। साथ ही साथ एक और आती है, इसके बाद आती है टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग के अंदर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आज जो चल रही है वो टेक्नोलॉजी की फ्यूचर क्या है। और जैसे हमने देखा है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन है, पाइथन की फोरकास्टिंग किसी ने नहीं सोचा था कि पाइथन जो किसी ज़माने में 91 92 87, ये जो 1994 तक मेरे ख्याल से पाइथन तक चली, उसके बाद पाइथन को कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन पाइथन ने अपना पुनर्जन्म लिया और पाइथन अब देखिए अब हमारे साथ है। और पाइथन ने क्या क्या नहीं कर गुजरा, और डेटा साइंस के अंदर अगर किसी को आगे बढ़ना अपना फ्यूचर बनाना तो पाइथन को बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार टेक्नोलॉजी की फोरकास्टिंग अच्छी भी हो जाती है, कई बार बुरी भी हो जाती है, इसलिए बोला जाता है कि सेफर साइड पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा पढ़ लो। टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग, आज अगर मैं, मेरे पास कोई टेलीविजन है और वो टेलीविजन मैंने खरीदी है, तो मैं चाहूंगा कि मैं 4K 8K लूँ, ताकि कम से कम 2-3 साल तक तो वो टीवी आउटडेट ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके बाद फिर वो 2-3 साल बाद 4 साल बाद फिर कुछ नया आ जाएगा टेलीविजन के अंदर, फिर मुझे लगने लगेगी वो पुरानी, तो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप आज की डेट में जाके कोई 4G फोन गलती से खरीद लें, क्योंकि 4G का समापन का समय शुरू हो चुका है और 5G का आगमन हो चुका है। तो दैट इज टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। तो जो बंदे जिन्होंने आज से 6 महीने 1 साल पहले फोन 5G खरीदा होगा, उन्होंने बिल्कुल फोरकास्टिंग बिल्कुल सही करी कि ऐसा ना हो कि 5G जब आए तो फिर दोबारा फोन खरीदना पड़े। तो ये होती है टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अच्छा, मैं ये अगेन फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये जितनी भी अभी तक जितनी 12 फोरकास्टिंग पढ़ाई है आपको, ये 12 की 12-11 फोरकास्टिंग अभी तक पढ़ा चुका हूँ शायद, वो सारी फोरकास्टिंग मैंने आपको लाइव एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन का दिया। लेकिन इसके लिए, इन सब के लिए हमारे पास या तो अनसुपरवाइज या सुपरवाइज टाइप का मॉडल मौजूद है न्यूरल नेटवर्क का, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो डेटा हमारा ब्रेन को दिया जाता था वही उस न्यूरल नेटवर्क का दिया जाता है, फीड कराया जाता है। तभी तो बोलते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, आगे पास कराओ, फीड करते जाओ और आगे पास कराते जाओ, और वो आगे पास होते होते वो नेटवर्क जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रेन होते हैं। और ये सारी फोरकास्टिंग ऐसा नहीं है कि हवा बातें, ये होती है, ये सारी की सारी फोरकास्टिंग। और मैं कम ही बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी तरह की फोरकास्टिंग होती है, लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो इतनी तरह की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेलीकम्युनिकेशन फोरकास्टिंग, टेलीकॉम कंपनी बड़े बड़े सारे टावर्स लगाती हैं, बड़े बड़े सारे टावर्स के साथ साथ वो है ना, उनके नीचे एक कमरा बनाती है जिसके अंदर अपने यूनिट्स तैयार कर रखती है वो। तो कितने मोबाइल कस्टमर्स कितने जगह पे हैं, वो टावर जो है उसको बंद नहीं होना चाहिए। टावर अगर बंद होता है तो बैटरी यूनिट लगी जाती है, तो बैटरी चालू हो जाती है, बैटरी से वो टावर चलता है। और जैसी बैटरी खत्म हो जाती है तो जनरेटर रखे रहते हैं, जनरेटर के अंदर डीजल भरा हुआ होता है, ऑटोमेटिक होता है सब। जब तक लाइट गई है उस गांव की, उस क्षेत्र की, उस एरिया की, तब तक वो टावर चालू रहना चाहिए। और जब बारिश का मौसम आता है तब ये टेलीकॉम कंपनीज कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, बिकॉज बारिश में लाइट ज़्यादा जाती है। जब बारिश में लाइट ज़्यादा जाती है तो वो पावर बैंक्स को अपने बहुत अच्छे से करके रखती है, और पहले से ये प्लानिंग पहले होती है। मतलब बारिश आने से पहले गर्मियों में उनके जो भी क्लस्टर इंचार्ज होते होंगे या जो भी इंजीनियर्स होते होंगे, वो सब जाके उनको चेक करते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, क्योंकि बारिश आने वाली है, उन्हें मालूम है कि बारिश आएगी,
तो यहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन हमारी साइट उसमें भी चलनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल टेलीकॉम फॉरकास्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने ये फॉरकास्टिंग आपने देखी होगी मेरे ख्याल से, जब फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट का टिकट जब आप बुक करते हैं तो वो फॉरकास्टिंग बता देता है आपको कि अगर आप जाएंगे किसी इंटेलिजेंट सिस्टम पे, तो वो इंटेलिजेंट सिस्टम आपको बता देगा कि आपको कौन सी फ्लाइट बुक करनी चाहिए, उसमें क्या खाना मिलता है, क्या ट्रैवलिंग वो फायदे मिलते हैं, कौन सी ट्रेन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी ट्रेन लेट होती है, कौन सी। ये फॉरकास्टिंग आप लोग तो वैसे करते ही हो, लेकिन इसके लिए भी मशीन्स आ गई हैं जो कि आपको ये हेल्प कर देंगी, और इवन बहुत सारी एप्स आ गई हैं प्ले स्टोर पे जो कि आपको डाउनलोड करके सजेस्ट कर देंगी कि कौन सी जगह जाना है। आप सोर्स डेस्टिनेशन लिखो, वो आपका पूरा ट्रैवल प्लान बना के दे देंगे। और आखिरी आता है वन ऑफ माय फेवरेट, और वन ऑफ माय फेवरेट इसलिए क्योंकि वो अनसुपरवाइज्ड है और उसके लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो है वेदर फोरकास्टिंग। और वेदर फोरकास्टिंग में तो सिंपली सी बात ये है कि मुझे भी अभी भरोसा नहीं है कि शायद मैं बाहर निकलूँ यहाँ से और शायद बारिश हो जाए, और मेरी जितनी भी दिमाग चल रहा है कि सब अभी गर्मियों का मौसम है या अभी नहीं हो सकती इस मौसम में बारिश, तो बारिश भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फोरकास्ट तो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक जो मेरे अंदाजे हैं इस उम्र में आके 90% मेरे अंदाजे सही बैठ रहे हैं। उम्र को लेके मैंने इसलिए कोट करा बिकॉज शायद जब मैं इससे ज़्यादा 10 साल बाद आपको मिलूंगा तो मेरे अंदाजे 95% वेदर को लेकर सही होंगे, लेकिन मरते दम तक 100% में वेदर के अंदाजे सही नहीं कर सकता। इवन ये जितनी भी फोरकास्टिंग बताई है, इसमें जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स आपको बताएं कि डेटा लेंगे 100% एक्यूरेसी पे, तो ये बेचारे भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 100% की एक्यूरेसी पे काम कर गए तो ये बेसिकली किसी भी एनपी टाइप की प्रॉब्लम को पी टाइप का बना देंगे। शायद पढ़ा होगा आपने, नॉन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम और पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम। तो ये कभी भी नहीं होगा कि कोई ऐसी मशीन बना दो जो बिल्कुल परफेक्टली परफेक्ट हो, और फिर वो परफेक्ट अगर है तो फिर वो मशीन एआई की मशीन ही नहीं हुई। तो एक बात याद रखिएगा कि वेदर फोरकास्टिंग में मौसम विभाग वालों से आप जो नाराज होते हैं कि यार इनने गलत न्यूज़ बताई और बारिश हो गई, या गलत न्यूज़ बताई और बारिश नहीं हुई, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उनके पास बेचारों के पास मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी सारी, उनके पास तो कई सारे बड़े बड़े रडार, बड़े सारे सेंसर नेटवर्क्स होते हैं जिससे वो बेचारे ट्रैक रिकॉर्ड लेते हैं हवा की ह्यूमिडिटी और नमी और हर चीज़ का, विंड का फ्लो और सारी चीज़ें देखते हुए उसके बाद बताते हैं कि भाई आज का न्यूनतम तापमान ये रहेगा और अधिकतम तापमान ये रहेगा। लेकिन कभी कभी वो गलत हो जाते हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वेदर की तो खासियत यही है कि वेदर जो है वो हमेशा चेंज होता है, तो इसलिए वेदर फोरकास्टिंग को मैंने सबसे आखिरी में रखा कि आगे कंक्लूड कर सकूं इस टॉपिक को, कि वेदर फोरकास्टिंग एक अनसुपरवाइज्ड है, लेकिन कुछ हद तक हम लोग जैसे जैसे एज में आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग सही करते जाते हैं, वैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क भी ये जितनी फोरकास्टिंग है उनमें एज में आगे बढ़ता जाएगा, लर्निंग ज्यादा होती जाएगी, वेदर सुपरवाइज्ड हो अनसुपरवाइज्ड हो चाहे रेनफोर्स्ड हो, और बढ़िया से बढ़िया वो आंसर देना चालू कर देंगे। यही था फोरकास्टिंग। थैंक यू सो मच।